क्या रिपब्लिक मजे में। दोस्तों, हमारे देश ने आज 75 साल से ज्यादा समय लगा दिया ये डिबेट करते करते कि नेहरू अच्छे थे या नहीं। सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? तो सबसे पहले मेरी आप सबसे एक विनती है, हमारे आज के विषय को समझने के लिए हम सब अपने पूर्वग्रह को थोड़ा साइड में रखेंगे। मुझे भरोसा है कि हम सच्चाई को थोड़ी क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के हालात बिगाड़ने के इरादे से कुर्सी नहीं संभाली होगी। और ये बात नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सबको इक्वली लागू होती है। देश के लोगों की एक खराब आदत ये रही है कि हम लोग आज तक के मिनिस्टर्स के काम देखकर नहीं, उनकी रैलियां और बड़े बड़े प्रचार प्रसार देखकर उनको वोट देते आए हैं। देश के हर बड़े शहरों में ये रैलियां और प्रचार सभाएं करने में और इन सभाओं में खाने पीने की व्यवस्था है और बाकी सारे तामझाम में पॉलिटिकल पार्टीज का काफी खर्चा हो जाता है। और आजकल सबसे बड़े खर्चे होते हैं सोशल मीडिया कैंपेन्स में। और पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया कैंपेन्स में ज्यादा ध्यान इसलिए देती है क्योंकि इन लोगों को पता है कि देश का युवा सुबह उठकर शौचालय और सोशल मीडिया पर एक साथ जाता है और दोनों जगह पर एक ही काम करता है। अब ये सारे तामझाम और पब्लिसिटी के खर्चे निकालने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन के नाम पर पार्टी फंड्स उठाती है बड़ी बड़ी कंपनियों से। ये बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इन पैसों की वसूली होती है हमको बेची जाने वाली चीजों की क्वालिटी घटाकर या फिर इनके दाम बढ़ाकर। और इसी वजह से ये आवाजें उठती रहती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजों की क्वालिटी घटती जा रही है, हम लोग अगले इलेक्शन में पार्टी बदल देंगे। दोस्तों, हर अगले इलेक्शन में पार्टी तो बदल जाती है, हमारी आदत नहीं बदलती पब्लिसिटी को देखकर वोट देने की। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर बात करके देश के 80% लोगों का गुस्सा आसमान छू लेता है। गांधी जी ने सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात क्यों करी? अब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमें गांधी जी की ओर से या फिर किसी इतिहासकारों की ओर से तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें सोच सकते हैं। और ये बात समझने के लिए हमारी आंखें ब्लैक और व्हाइट कलर के साथ साथ बीच के ग्रे शेड्स भी देखने की काबिल होनी जरूरी है। क्योंकि हमने पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक आदत बना ली है, जो राजनेता हमको पसंद है उनकी सारी बातें सच्ची, उनके सारे फैसले सच्चे, और जो राजनेता हमको पसंद नहीं है उनकी सारी बातें, सारे फैसले गलत। इस एटीट्यूड से हमारी आर्ग्यूमेंट्स करने की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, नॉलेज इंप्रूव नहीं होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 15 मेंबर्स को अपना कैंडिडेट चुनने को कहा गया, तब 15 में से 12 मेंबर्स ने सरदार पटेल को चुना था और 3 लोगों ने वोट ही नहीं दिए थे। हालांकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में नेहरू के काफी सारे समर्थक थे, पर उनको वोट देने की अथॉरिटी नहीं दी गई थी। तो ये फैसला तो पूरा का पूरा सरदार पटेल की फेवर में था, लेकिन गांधी जी ने विटो यूज करते हुए नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने का सुझाव दिया। अब इवेंचुअली जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था। अब इस बात की पैरवी करने वाले लोग ये कहते हैं कि नेहरू का एटीट्यूड ऐसा था ही नहीं कि वो सरदार पटेल के डेप्यूटी बनकर काम करते। और देखा जाए तो नेहरू की इंटरनेशनल छवि भी ठीक ठाक बनी हुई थी और देश का एक बड़ा हिस्सा उनको अपना लीडर मानता था। खास करके गांधी जी के पास ये सूचना थी कि नेहरू जी सरदार पटेल के नीचे दूसरे स्थान पर काम नहीं करेंगे। अब तक ऑलरेडी देश के टुकड़े हो चुके थे, काफी बड़े लीडर्स मुस्लिम लीग में जा चुके थे। गांधी और पटेल दोनों को यह बात का अंदाजा था कि अगर कोई अंदरूनी अनबन के कारण कांग्रेस पार्टी के और टुकड़े होते हैं तो देश का फ्यूचर और धुंधला हो जाएगा, क्योंकि आगे के कुछ सालों के लिए कांग्रेस ही देश का भविष्य लिखने वाली थी। अब जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते उनके लिए दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से 14 साल छोटे थे और सरदार पटेल तब की 75 साल की उम्र में अपनी सेहत से कमजोर हो चुके थे। उस वक्त भारत देश अपने इतिहास में पहली बार लोकशाही का मुंह देखने वाला था और चैलेंजेस इतने थे कि देश के अंदर ही 565 छोटे छोटे देश बने हुए थे जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। ये प्रिंसली स्टेट्स वो रीजन थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कब्जे में नहीं थे। यहाँ के राजा और अंग्रेजों के बीच कोई ना कोई समझौते से काम हुआ करता था। अंग्रेजों से भारत आजाद होने के बाद कहने को ये प्रिंसली स्टेट्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो आजाद रहे या फिर भारत देश में मर्ज हो जाए। इन सभी स्टेट्स को एक ही डिसीजन पर लाने का काम
यानी कि देश के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल के अलावा कोई और नेता इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। अब इसकी टाइमिंग समझिए, जब देश को एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत थी, तब देश को अंदर से जोड़ने के लिए एक योद्धा की भी जरूरत थी। और उस समय की परिस्थिति को अगर हम ठीक से समझ पाए तो सरदार पटेल और नेहरू एक दूसरे के पूरक थे। और अगर ऐसे वक्त में सरदार पटेल जी को देश जोड़ने की जगह प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया होता तो शायद बाकी के प्रिंसली स्टेट्स तो भारत में मिल जाते, पर हैदराबाद, जूनागढ़ और मैसूर जैसे महत्वपूर्ण रीजन आज अलग देश बन चुके होते। इसलिए सरदार पटेल का दिमाग और डेयरिंग देश जोड़ने के लिए जरूरी था। हैदराबाद को भारत में जोड़ने के लिए जो ऑपरेशन पोलो पटेल जी द्वारा चलाया गया, वो उस वक्त पर शायद ही कोई और नेता कर पाता। और सोचिए, सरदार पटेल जी की तबीयत 1949 की गर्मियों के समय ही इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बेटी मनीबेन ने पटेल जी के बड़े सारे काम और मीटिंग्स पर पाबंदियां लगा दी थी। और करीब 1.5 साल बाद 1950 के दिसंबर में पटेल जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। और जब सरदार पटेल जी की मृत्यु हुई तो देश को आजादी के 3 साल ही पूरे हुए थे। सोचिए, अगर सरदार पटेल जी मृत्यु के वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो देश में कुर्सी का खेल आजादी के 3 साल में ही शुरू हो चुका होता। और ये आगे चल के देश ने देखा भी कैसे नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद सत्ता के लिए पॉलिटिकल पार्टियां टूटती गई और नई नई पार्टियां बनती गई। शायद गांधी जी को इस बात का अंदाजा था कि आजादी के समय अगर देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलता है जो 15-20 साल तक देश को संभाल सके तो परिस्थितियां काफी स्थिर रहेगी और विकास की गति में अवरोध कम आएंगे। और नतीजा आप सबके सामने है। एम्स, IITs, IIMs, DRDO, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सब के अलावा कितने सारे नए नए शहर, कितने सारे डैम्स, कभी गूगल करिएगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई और लीडर ये नहीं कर पाता, पर इन सब के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जो हमको मिली नेहरू के लगातार 16 साल के शासन के रूप में। हाँ, कुछ बड़ी गलतियां भी थी, जैसे चाइना पर हद से ज्यादा भरोसा करना, कश्मीर इश्यू पर थोड़ा लिबरल रहना और कुछ लोगों के हिसाब से यूएन की सीट का ऑफर रिफ्यूज करना नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस टॉपिक पर आराम से बात करेंगे एक अलग वीडियो में। कहने का मतलब, उनके कुछ डिसीजंस गलत हुए थे, लेकिन उनकी नीयत पर शक करना हमारी गलती होगी। इसका ताजा उदाहरण है जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के काफी बड़े बड़े फैसलों में ज्यादातर सफलताएं मिली है, लेकिन नोटबंदी जैसे कुछ फैसले असफल भी रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी को पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि वो बाद में असफल साबित हुए फैसले लेने में उनकी नीयत गलत नहीं थी। जब भी हम कुछ सोचे, लिखे या बोले तो किसी भी बात को बिल्कुल स्वीकार करना या फिर बिल्कुल अस्वीकार करना हमारी इमेच्योरिटी दिखाता है। इतिहास की हर एक घटना या हर एक प्रश्न को बिल्कुल सफेद या बिल्कुल काले रंग से रंगने पर ज्ञान का पन्ना कोरा ही रहेगा। लेकिन सफेद और काले रंग के बीच वाले सभी कलर्स को पहचानना हमने सीख लिया तो हर एक घटना की एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है और घर बैठे किसी का फॉलोअर बनना है तो पॉलिटिकल पार्टियों से काफी पुराना इतिहास रहा है हमारी संस्कृति का, हमारे देश का। अगर उसमें से थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी देश सेवा हो जाएगी। जय हिंद।